हेलो, वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड जीकेएस। सॉरी, मुझे वो इकरा मैथमेटिक्स का एक और चैनल है तो उसकी वजह से मैंने इकरा मैथमेटिक्स पे बात की, कोई बात नहीं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भी ये जो डेली का जो करंट अफेयर्स आता है, विजन है इसका, उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो ये आपका डेली करंट अफेयर्स है, ये आपका 18 जून वाला है, 18 जून का है ये। और इसको डेली हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है आपका दीर्घकालिक कार्बनिक प्रदूषक पर एक व्यापक वैश्विक अध्ययन जारी किया गया है। अगर देखिए साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट वाला कुछ कुछ पोर्शन को अगर इंग्लिश में किया जाए तो बेटर है, बाकी हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे, लेकिन इसको अगर हम देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा ये बेटर लगेगा कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्टडी एंड परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, पीओपीज, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कार्बनिक प्रदूषक पर व्यापक वैश्विक अध्ययन जारी। जैसे यह अध्ययन यूएनईपी के नेतृत्व में किया गया था, है ना। हाँ, इस अध्ययन का वित्त पोषण वैश्विक जीईएफ ने किया। मतलब इसको हम बोल सकते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट फाइनेंस, जीईएफ। जैसे कि जस्ट वन सेकेंड। हाँ, वैश्विक पर्यावरण सुविधा में किया गया है, जिसको जीईएफ बोलते हैं हम लोग शॉर्टकट्स में। यह अध्ययन स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध 30 दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषक को 2021 तक की स्थिति की निगरानी के लिए आयोजित किया गया था। अध्ययन के मुख्य बिंदु की अगर बात करें तो हम 2004 से वैश्विक स्तर पर की गई विनियामक कार्रवाई के कारण 12 दीर्घ पीओपीज बोल सकते हैं इसको, परसिस्टेंट्स ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के उपयोग में गिरावट दर्ज की गई है। 12 ह्यूमन मिल्क, माता का दूध के सैंपल्स में सिंथेटिक कीटनाशक डीडीटी की मात्रा में 2004 से 70% की अधिक कमी दर्ज की गई। पीओपीज की जगह लाए गए रसायनों की उच्च सांद्रता पाई गई है। ज्ञात है कि इन रसायनों के पीओपीज के गुणों के समान गुण होने के कारण इन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया। उदाहरण के लिए पीएफएएस, इन्हें भी प्रतिबंधित कर दिया गया। जैसे पर एंड पॉलीफ्लोरो एल्किल सब्सटेंस। अगर हम बात करें पीओपीज के बारे में, तो ये पीओपीज क्या होता है? पीओपीज कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ, ऑर्गेनिक है तो कार्बन युक्त रासायनिक पदार्थ हो गई, जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं। उदाहरण के लिए कीटनाशक, औद्योगिक रसायन और औद्योगिक प्रक्रिया के वांछित उत्पाद। ये फोटोलिटिक जैव और रासायनिक क्षरण का प्रतिरोध करते हैं। इनके उदाहरण है डाइल्ड्रिन, एड्रीन और हेप्टाक्लोर। और भी बहुत सारे उदाहरण, बट ये कुछ उदाहरण दिए गए। कुछ इसके भौतिक और रासायनिक गुण की बात करें तो ये हैलोजन युक्त होते हैं और पानी में कम घुलनशील होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कौन सी क्या चीज, पीओपीज के बारे में बात चल रही है। पानी में कम घुलनशील होते हैं। ये लिपिड यानी कि वसा और तेल में घुलनशील होते हैं। इनका यह गुण सजीव प्राणियों में इनके जैव संचयन को बढ़ावा देता है, यानी शरीर में ये रसायन संचित होते रहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक पीओपीज पॉल्यूटेंट है, इसको कोई एक मछली के एग्जाम्पल देते हैं। एक मछली, दो मछली, तीन मछली और चार मछली। चार मछली ने खाया, इस चार मछली को एक बड़े मछली ने खा लिया, तो ये चार है। और इसके इस मछली को अगर अगर कोई ह्यूमन बींग्स खाता है तो उसके अंदर ये पॉल्यूटेंट्स चले जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? जैव संचयन बोलते हैं। ये अर्ध वापसी प्रकृति के होते हैं। यह गुण इन्हें वायुमंडल में लंबी दूरी तक परिवहन में सक्षम बनाता है और फिर वायुमंडल में संचित होते रहते हैं। मतलब ध्यान रखना है कि ये पानी में कम घुलनशील होते हैं, लिपिड में घुलनशील होते हैं और वायुमंडल में ये संचित रहते हैं और जैव संचयन को बढ़ावा देते हैं। यूपीज के दुष्प्रभाव की बात करें तो ये कैंसर, लीवर, प्रजनन क्षमता में कमी आदि के कारण बनते हैं। यह अंतःस्रावी प्रक्रिया को बाधित कर देते हैं।
इसके कारण क्या होता है, अस्थमा, थायराइड रोग का जोखिम बढ़ता है। स्टॉकहोम कन्वेंशन की बात करें तो अगर हम, ये दीर्घ स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों, पीओपीज, ये हानिकारक पदार्थों प्रभावों से मानव और पर्यावरण के स्वास्थ्य की रक्षा पर एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह कानूनी तौर पे बाध्यकारी समझौता है, इसको भी ध्यान रखना है कि ये एक बाध्यकारी समझौता है। 2001 में अपनाया गया था और ये 2004 में लागू हुआ था। भारत ने 2006 में स्टॉकहोम कन्वेंशन की अभिपुष्टि की थी। केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण अधिनियम 1986 के प्रावधान के तहत पीओपीज पर नियमावली 2018 का नियमन सूचित किया था। वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटीज, इस कन्वेंशन के लिए नामित अंतरिम वित्तीय तंत्र है। मतलब इसका जो वित्तीय तंत्र जो है, फाइनेंशियल सपोर्ट जो मिलता है वो जीएफ से मिलता है, जो वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है। और ये सिर्फ स्टॉकहोम कन्वेंशन को नहीं, यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी और यूएनसीबीडी, मिनीमाता कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, इन सबको फाइनेंशियल सपोर्ट देता है। और एक न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा कि पश्चिम बंगाल में ट्रेन घोटाला, भारत रेलवे सुरक्षा की खामियां उजागर रही है। हाल ही में पश्चिम बंगाल कंटेनर ने एक्सप्रेस ट्रेन की मालगाड़ी की टक्कर मार दी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस घोटाले में सिग्नलिंग की त्रुटि के कारण पैसेंजर एक्सप्रेस की मालगाड़ी के बीच टक्कर हुई है। मंगलवार समय इस तरह की इसमें बेंगलुरु हावड़ा से फास्ट ट्रेन एक्सप्रेस, ये सब तो न्यूज़ हमारे काम के नहीं, समाचार वैसे दुर्घटना ग्रस्त है। रेलवे दुर्घटना की स्थिति गंभीर, ट्रेन दुर्घटना की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई। ऐसी दुर्घटनाओं की संख्या 2000 से 2001 में 473 से घटकर 2022-23 में 48 रह गई। गंभीर ट्रेन दुर्घटनाओं में जिनके गंभीर परिणाम सामने आए, जैसे कि बहुत अधिक संख्या में लोगों की मौत या घायल, रेलवे संपत्ति के नुकसान या रेल यातायात को बाधा। रेल दुर्घटना के प्रभाव तो देखिए तो पटरी से उतरना, मानव रहित रेल फाटक और अन्य कारण क्या है इसके। कारण क्या है तो पटरी से उतर जाना। 2022 में पटरी से उतरने के कारण बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। यह पटरी से उतरने के कारण के बाद रेल दुर्घटना का दूसरा सबसे बड़ा कारण है मानव रहित रेल फाटक। इसी कारण की अगर बात करें तो बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट से ट्रेन में आग लगने की घटनाएं, लोको पायलट्स की गलतियों से सिग्नलिंग में त्रुटियां। रेल सुरक्षा के लिए किए गए उपाय, ये इंपॉर्टेंट है। कवच, स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली कवच का विकास किया गया है। यह लोको पायलट को खतरे और ओवर स्पीड की स्थिति में सिग्नल की अनदेखी करने से बचाने में मदद करता है। यदि लोको पायलट ब्रेक लगाने में विफल रहता है, तब कवच स्वचालित ब्रेक लगाकर रेलगाड़ी की गति को नियंत्रित करता है। इसलिए पूछा जा सकता है कि कवच से रिलेटेड कुछ, या फिर रेल दुर्घटना से हमारे उपाय क्या क्या किए गए, कोई अच्छी से। रेल सुरक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों को बदलने या नवीकरण करने या अपडेट करने के लिए राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष गठित किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है, या कंप्यूटर आधारित प्रणाली है, जो एक से अधिक ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर चलने के नियंत्रित करता है। इंटरलॉकिंग सिस्टम। चुनौतियाँ क्या है रोकने, रेल दुर्घटनाओं को रोकने की चुनौती क्या है। रेलवे ट्रैक पर रेलगाड़ी की संख्या काफी अधिक होती है। कई रूट्स पर यात्री ट्रेन और मालगाड़ी के लिए एक ही ट्रैक इस्तेमाल किए जाते हैं। ये सबसे पहले दूसरी चीज की बात करें तो तकनीकी गड़बड़ी और सिस्टम संबंधी विफलता, जैसे खराब सिग्नलिंग सिस्टम इत्यादि मुख्य चुनौती बनी हुई है। अन्य चुनौती की बात करें तो रेलवे आधुनिकीकरण के लिए पर्याप्त धन की कमी है। पुराने कोचों को जगह लिंक हॉफमैन बुश एलएचबी कोच लगाने के लिए धन की कमी एक बड़ी समस्या है। समिति अगर बात करें तो न्यायमूर्ति खन्ना समिति एवं रेलवे सुरक्षा समिति 1998 में बनी थी, जो
इस समिति की सिफारिश पर एक रेलवे सुरक्षा विभाग गठित किया गया था। इस विभाग में भारतीय रेलवे के सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त किया गया था। अनिल काकोडर और के अध्यक्षता में वाली उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति 2012 इससे इसने इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF इन इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन किए गए रेलवे कोच की जगह अधिक सुरक्षित LHB कोच लगाने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य को भारत में चीतों के दूसरे प्रवास के रूप में विकसित किया जा रहा है। चीतों के दूसरे पर्यावास मध्य प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि उसने गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में चीतों को बाहर से लाकर बसाने यानी ट्रांसलोकेशन के लिए तैयारी पूरी कर ली है मध्य प्रदेश सरकार। यानी कि गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। इसमें कंफ्यूज किया जा सकता है कि ये गुजरात में है या कहाँ पे। प्रोजेक्ट चीता के तहत ट्रांसलोकेशन किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहले नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से कुल्लू नेशनल पार्क में 20 चीतों लाया जा चुका है। अगर बात करें हम गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य की तो ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर स्थित है। ध्यान रहे ये चीज कि ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के सीमा पर यह अभयारण्य 360 में फैला हुआ है। चंबल नदी यह भी रखना है, इसको भी ध्यान रखना है। इस अभयारण्य से होकर बहती है। गांधी सागर बांध भी इसी अभयारण्य के भीतर स्थित है। वनस्पति और जीव जंतु इस अभयारण्य में पैंथर नीलगाय चिनकारा भेड़िया जैसे जीव जंतु अर्जुन और जल जमाव वैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य चीतों के प्रवास के लिए अनुकूल क्यों? यहाँ की स्थायी है, चट्टानी क्षेत्र है, शीट रॉक भी बाहर निकले हुए दिख जाते हैं और मृदा की ऊपरी संस्तर पतला है। शीट रॉक बड़े चट्टानी क्षेत्र जहाँ ऊपरी मिट्टी की परतें यांत्रिक अपक्षयकरण नष्ट हो जाएगी। अस्तित्व की पहाड़ी पठारों इसलिए पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य सवाना पारिस्थितिक तंत्र जैसे है। इसमें शुष्क पर्णपाती वृक्ष और झाड़ियों के बीच खुले घास के मैदान है। यह अफ्रीका के पारिस्थितिक तंत्र जैसे ही है। हालांकि चंबल घाटी सदाबहार पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। चंबल घाटी चंबल नदी है ना। गांधी सागर अभयारण्य में चीतों के बसने संबंधित चुनौतियां। इस अभयारण्य में शिकार की संख्या कम है। पुणे में यह समस्या रही है। इस अभयारण्य में तेंदुओं की संख्या काफी अधिक है। इससे चीतों के लिए खतरा पैदा हो सकता है क्योंकि दोनों समान शिकार के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। इससे दोनों के बीच संघर्ष बढ़ सकता है। प्रोजेक्ट चीता की बात करें तो यह परियोजना 2022 में शुरू की गई थी। इस प्रोजेक्ट के तहत दुनिया में पहली बार किसी बड़े जंगली मांसाहारी जानवर को एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरित किया गया। प्रोजेक्ट चीता प्रोजेक्ट टाइगर का ही हिस्सा है ये। उद्देश्य 5 वर्ष में देश के अलग अलग संरक्षित क्षेत्रों में कम से कम 50 चीतों को फिर से उठाना है। पर्यावरण एजेंसी राष्ट्रीय NTC राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। चीतों के बारे में बात करें तो ये दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपायी है। भारत में विलुप्त होने वाला एकमात्र बड़ा मांसाहारी जानवर है। भारत में 1952 में विलुप्त हो गया था। जहाँ बड़ी बिल्लियों की अन्य प्रजाति शेर बाघ तेंदुआ जागोर आदि दहाड़ती है, वहीं चीता दहाड़ता नहीं है। चीता नहीं दहाड़ता है ना। वर्तमान में चीते की 2 प्रजातियां मौजूद है, एक अफ्रीकी चीता और एक एशियाई चीता। एक तो वनरेबल सेक्शन में आपका आयुष्मान के और ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड है। फिर बात करें तो भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना कंजर्वेशन ऑफ क्रोकोडाइल के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 17 जून 2024 को विश्व मगरमच्छ दिवस। इस वर्ष भारत की मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत 50 वर्ष भी पूरे हो गए। यह परियोजना उड़ीसा के भीतर कनिका नेशनल पार्क यह परियोजना उड़ीसा के भीतर कनिका नेशनल पार्क 1947 में शुरू की गई थी। यह परियोजना संयुक्त राष्ट्र विकास मिशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड संयुक्त राष्ट्र की FAO के सहयोग से आरंभ की गई थी। मगरमच्छ के बारे में अगर बात करें तो मगरमच्छ कशेरुकी सरीसृप वर्ग की बढ़ी जाती है। ठीक है। मगरमच्छ प्रजाति पिछले 200 मिलियन वर्षों से अस्तित्व में रहवास खारे पानी की एक प्रजाति को छोड़ लगभग सभी मगरमच्छ प्रजातियां मुख्य रूप से
मीठे पानी के दलदलों और झीलों में भी पाई जाती है, मतलब खारे पानी में भी पाई जाती है, उसकी हो जाती है। यह सरीसृप अधिकतर रात्रिचर होते हैं। मगरमच्छ पाइक्लोरो पाई पाइक्लोथर्मिक जीव कहा जाता है। पाइक्लोथर्मिक जीव अपने शरीर के तापमान को केवल एक सीमा तक ही नियंत्रित कर सकते हैं। भारत में मगरमच्छ की 3 मुख्य प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसकी ये तालिका इधर दी हुई है। प्रमुख खतरे जैसे पर्यावरण, इनके अंडों का शिकार कर लिया जाता है, अवैध शिकार, बांध निर्माण करके, रेत खनन करके, ये सब खतरे। भारत में मगरमच्छ की प्रमुख प्रजातियों की बात अगर करें तो एस्राइन, ये खारे पानी का मगरमच्छ जो है क्रोकोडाइल्स, एस्राइन या एस्चुराइन या खारे पानी का मगरमच्छ, ये पृथ्वी का सबसे बड़ा जीव सरीसृप है। इसे इंक्रीज में लिस्ट करने से नहीं, वन जीव संरक्षण 1972 सिचुएशन साइट्स के भी ये पार्ट वन में है। प्राकृतिक परिसर केवल 3 स्थानों में पाया जाता है, भितरकनिका में और सुंदरबन में और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद है मगरमच्छ या दलदली मगरमच्छ, क्रोकोडाइल पलुस्ट्रिस के पोरोसस, ये आपके क्या पलुस्ट्रिस। इसकी थुत्थन चौड़ी होती है, सामने का चौड़ा होता है ये मुंह। मादा मगर नेस्टिंग के लिए गड्ढे खोदती है और उसमें अंडे देती है। एशियन रेडलिस्ट में ये वनरेबल में, 1972 के सूची वन में भी, ये भी सूची वन में ही। यह भारत के 15 राज्यों में पाया जाता है, इनमें अधिकतर गंगा नदी प्रवाह में राज्य में शामिल है। उसके बाद आपका क्या घड़ियाल, जिसको हम लोग बोलते हैं गेविलियस गेंगेटिक्स, गेवियलिस गेंटेक्स। इनका घड़ियाल नाम इनके लंबे शंकीन थूथन, मतलब मुंह एकदम लंबा होता है, थूथन के सिरे पर एक बबल नुमा घुंडी की का नाम रखा गया है। इसका मुख्य आहार मछलियां हैं। ये सुंदर लिस्ट में ये क्रिटिकल एंडेंजर्ड होते हैं। ये भी सूची वन साइट्स के भी सूची वन में है। ये मीठे पानी नदियों में पाया जाता है, इसमें चंबल, गिड़वा, घाघरा, सोन, गंडक इस नदी में। तो ध्यान रखेंगे कि ये क्या पृथ्वी की सबसे बड़ा सरीसृप जीव है। सबसे पहले कौन सा, क्रोकोडाइल्स पोरस। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बारे में बात करें तो यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव परिस्थिति घनत्व है रामसर आर्द्रभूमि शाइन, रामसर आर्द्रभूमि स्थल भी है ये। यह मूल रूप से खाड़ियों और नहरों का एक नेटवर्क ब्राह्मणी, बैतरणी, घमधामरा और पटासल नदियों के से पानी भर जाता है। ध्यान रहे ये सारे के सारे भितरकनिका और उड़ीसा के आसपास के क्षेत्र की नदियों के बारे में बात की जा रही है। ये जलीय मॉनिटर, छिपकली, अस्कर, लकड़बग्घे, खारे पानी मगरमच्छ आदि जीव पाए जाते हैं। यहाँ खारे पानी के मगरमच्छों की सबसे बड़ी आबादी मिलती है भितरकनिका में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका क्या है, सतत संयुक्त संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क 2024। अलग अलग करके पढ़ लेते हैं इसको। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क 2016 में सतत विकास रिपोर्ट जारी कर रहे हैं। 2024 की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के 193 देश सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी की प्राप्ति की दिशा में प्रतिवर्ष अर्जित की गई प्रगति की समीक्षा करती है। रिपोर्ट की अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो औसतन केवल 16% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो ऐसे हैं जिन्हें वैश्विक स्तर पर 2030 तक प्राप्त किए जाने की पूरी संभावना है। 16% सिर्फ। एक आपका SDG 2 शून्य भुखमरी, और एक शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। SDG 11 संधारणीय शहर समुदाय, SDG 14 जल के नीचे जीवन की सुरक्षा और SDG 15 भूमि पर जीवन की सुरक्षा। अच्छा, इसकी प्रगति संतोषजनक नहीं है। अलग अलग देशों में SDG के लक्ष्यों की पर प्रगति का स्तर अलग अलग है। नार्डिक देश इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सबसे आगे हैं। ब्रिक्स देशों के महत्वपूर्ण प्रगति की, वही निर्धन और संकट वाले देश इन लक्ष्यों के प्राप्ति में अभी भी बहुत पीछे हैं।
बात करें तो फिनलैंड सबसे शीर्ष पे है प्राप्ति करने में। इसके बाद आपका स्वीडन है और डेनमार्क। 166 देशों में भारत का स्थान अगर देखा जाए तो वो 190 स्थान पे है भारत। भारत में निरंतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा संबंधी सृजन लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में बेहतर प्रगति कर रहा है। हालांकि संधारणीय शहरों पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कार्रवाई संबंधी लक्ष्यों की दिशा में प्रगति कमजोर दिख रही है। संयुक्त राष्ट्र रहित बहुपक्षवाद UNMI के समर्थन के नाम से नया सूचकांक जारी किया गया। ध्यान रहे ये चीज। संयुक्त राष्ट्र रहित बहुपक्षवाद के यूनाइटेड नेशन मल्टी समर्थन के नाम में नया सूचकांक जारी किया गया। ये सूचकांक संयुक्त राष्ट्र के साथ देशों की संलग्नता के आधार पर इन देशों को रैंक प्रदान किया। इस सूचकांक में बारबाडोस का शीर्षक बारबाडोस के शीर्षक रैंक प्राप्त हुआ है। भारत 139वें रैंक पर मिला है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे अंतिम पायदान पर है। सिफारिश की क्या की गई थी? STC 2050 तक वैश्विक सहयोग के केंद्र में बना रहे, साथ ही उसका उचित रूप से वित्त पोषण किया जाए। संयुक्त राष्ट्र आधारित बहुपक्षवाद की व्यवस्थित निगरानी के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों की भी मजबूत करना, तकनीकी जोखिम को संबंधी भौतिक को बढ़ाना और भी बहुत सारे काम किए थे। और संयुक्त राष्ट्र संसदीय सभा की स्थापना करनी चाहिए। साथ ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अस्थायी सदस्य के रूप में सामना करना चाहिए और वीटो को खत्म करनी चाहिए, प्रक्रिया करनी चाहिए। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार में सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट की गई। ये बार बार न्यूज में आता रहता है, फिर से बैग स्टॉकहोम कन्वेंशन स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी स्वीडन में स्थित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ईयरबुक 2024 परमाणु हथियार से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर एक नजर देखते हैं। अगर परमाणु हथियार संपन्न 9 देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागारों का आधुनिकीकरण जारी रखा है। इन देश से अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इसराइल। विश्व के कुल 12,121 परमाणु हथियार हैं। इनमें से लगभग 90% हथियार संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस के पास, दो मुल्क के पास। चीन अपने परमाणु शस्त्रागारों का तेजी से विस्तार करने में लगा हुआ है। इस वजह से वैश्विक स्तर पर ऑपरेशनल परमाणु हथियार को कम करने के प्रयास प्रभावित हुए। 2023 तक भारत में परमाणु हथियारों की संख्या 172 हो गई। इस तरह पहली बार भारत के पास पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार हुए। पाकिस्तान से अधिक परमाणु हथियार। इसराइल के साथ साथ भारत भी परमाणु हथियार में भी कंटिन्यूस सामग्री फिशल मटेरियल के रूप में मुख्यतः प्लूटोनियम का उपयोग करता है। परमाणु निरस्त्रीकरण के समक्ष मौजूद प्रमुख चुनौती यूक्रेन युद्ध की वजह से परमाणु हथियार के प्रसार पर नियंत्रण से जुड़ी मौजूद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय भागीदारी समझौते की प्रगति को रुक गई। साथ ही परमाणु युद्ध और परमाणु आपदा से जुड़ी चुनौतियां बढ़ गई। समक्ष चुनौतियां क्या है? मतलब परमाणु निरस्त्रीकरण की प्रमुख मौजूद चुनौतियां। सबसे पहले तो यूक्रेन का युद्ध दिखाया जा रहा है और रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बिगड़ते रणनीतिक संबंध के कारण और इसराइल हमास युद्ध हुई। इन सबको देखते हुए ना परमाणु हथियार की जरूरत पड़ रही है। सब देशों को लग रहा है कि परमाणु हथियार रहेगा तो युद्ध की जैसे परमाणु हथियार के प्रसार पर नियंत्रण बड़े मौजूद द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वैधानिक समझौते की प्रगति रुक सकी। भारतीय परमाणु युद्ध और परमाणु सुरक्षा होती है। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच राजनीतिक संबंध। रूस ने सामरिक आक्रामक हथियार का आधुनिकीकरण और अधिक नवीनीकरण और समृद्धि करने को तय पर 2010 की संधि यानी न्यू स्टार्ट संधि में अपनी समस्या तय की। न्यू स्टार्ट संदेश। साथ ही रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध CTBT ये अपने दृष्टि को वापस ले गए। इसराइल हमास युद्ध की वजह से अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ ईरान के सहयोग को बढ़ने के प्रयास कमजोर हुए। साथ ही परमाणु हथियार और अन्य व्यापक विनाश के हथियारों से मुक्त मध्य पूर्व क्षेत्र की स्थापना पर सम्मेलन से
इसराइल को सामने करने का प्रयास धक्का लगा है, छोड़िए इसको। परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए उठाए गए कदम। एक तो है आपका 2017 में TPNW, और एक NPT और एक CTBT, परमाणु निरस्त्रीकरण की। यह संधि परमाणु हथियारों के विकास, परीक्षण, उत्पाद प्राप्ति और अपने पास रखने या उपयोग पर प्रतिबंध लगाती है। कौन सा? TPNW। और परमाणु अप्रसार की संधि 1968 में आती है। इसका उद्देश्य था परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा को शांति उपयोग से सहयोग को बढ़ावा देना और परमाणु निरस्त्रीकरण को हासिल करना। व्यापक परमाणु परीक्षण परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT 1996 में यह संधि वायुमंडल, बाह्य, अंतरिक्ष और जल में अंडर वाटर परमाणु हथियार के परीक्षण के लिए प्रतिबंध लगाती है। डायरेक्ट सीडिंग राइस। पंजाब सरकार ने डायरेक्ट सीडिंग राइस विधि से धान की बुआई करने को लेकर किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। ये साथ डायरेक्ट सीडिंग राइस के लिए इसे पंजाब में तरपत्तर तकनीक भी कहा जाता है। ये धान की खेती की एक आधुनिक तकनीक है। इस संधि में धान के बीज सीधे खेत में बोई जाती है। इसके विपरीत पारंपरिक तरीके से बीजों को किसी नर्सरी में बोया जाता है और बाद में पौधे जल में बड़े खेत में रोपाई की जाती है। अच्छा, पारंपरिक तरीके जो महत्व क्या है, इससे फसल की रोपाई और इसे तैयार होने में कम समय लगेगा। ठीक है, क्योंकि रोपाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इस तकनीक में पारंपरिक रोपाई विधि की तुलना में पानी की खपत और जल की लागत कम होती है। ठीक है, यह पराली जलाने को नियंत्रित करने में भी काफी प्रभाव है तथा धान के खेतों में होने वाले मीथेन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगा। चुनौती क्या है? खरपतवार प्रबंधन, अधिक संसाधन की आवश्यकता होती है। बात करें तो पारंपरिक तरीके की तुलना में अधिक बीजों की आवश्यकता होती है। खेतों में फसल के समान आकार में नहीं हो पाता है। चुनौती क्या है इसका? खरपतवार प्रबंधन। एक तो ठीक है, पारंपरिक तरीकों की तुलना में अधिक बीज की आवश्यकता होती है। अच्छा, खेतों में फसल एक समान आकार के नहीं हो पाते हैं। अच्छा, एक ये एक समान आकार के फसल नहीं हो पाएंगे, इसमें बीजों की आवश्यकता अधिक होती है। और एक आपका खरपतवार के प्रबंधन के लिए संसाधन की अधिक आवश्यकता है। बिटुमेन। बिटुमेन क्या चल रहा है इधर? भारत सरकार ने बायोमास और कृषि अपशिष्ट के व्यापक पैमाने पर बायो बिटुमेन के उत्पाद की योजना बना रही है। बिटुमेन के बारे में अगर बात करें तो यह एक काला पदार्थ होता है। यह कच्चे तेल के आसवन के माध्यम से उत्पादित किया जाता है। कच्चे तेल के आसवन के माध्यम से यह अपनी वार्षिक बिटुमेन आवश्यकता को लगभग आधा भाग आयात करता है। भारत अपनी वार्षिक बिटुमेन आवश्यकता का लगभग आधा भाग आयात करता है। यह एक एस्फाल्ट के रूप में भी जाना जाता है, इसको एस्फाल्ट भी बोलते हैं। यह अपने आसंजक यानी एडेसिव गुणों के लिए विख्यात है। ये सड़कों को पक्का करने और वाटर प्रूफिंग आदि के उपयोग में किया जाता है। जो पिच वगैरह बनते हैं तो उसमें यूज किया जाता है। बायो बिटुमेन के बारे में अगर बात करें तो यह जैविक तत्वों से निर्मित बिटुमेन का एक रूप। उदाहरण के लिए बायोचार, बायो ऑयल है। इसका बिटुमेन के अतिरिक्त या बाइंडर मिश्रण में बिटुमेन की मात्रा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है। लाभ क्या है? बिटुमेन के आयात में कमी होगी, पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा, विदेशी मुद्रा की पर्याप्त बचत होगी और जैव अर्थव्यवस्था बढ़ावा मिलेगा इत्यादि। अभी ये लास्ट पेज हो। बात करें अगर यूरोपीय यूनियंस का जो है बाहर यूरोपीय संघ की प्राकृतिक पुनर्स्थान योजना। यूरोपीय संघ ने अपनी तरह की पहली प्राकृतिक पुनर्स्थान NPR को मंजूरी दी है। यह पूरे यूरोप आदि पर लागू होने वाला एक व्यापक कानून है। ये यूरोपीय संघ के यूरोपीय ग्रीन डील का हिस्सा है। यूरोपीय ग्रीन डील क्या है के तहत यूरोपीय संघ का लक्ष्य 2050 तक नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वाली अर्थव्यवस्था बनाना। अब NRP की मुख्य विशेषता की बात करें तो NRP का उद्देश्य क्या है आपका? प्राकृतिक नेचुरल रिप्रोडक्शन रीस्टोरेशन प्लान। इसका उद्देश्य क्या है? तो यूरोपीय संघ के भूमि और समुद्री क्षेत्रों में प्रकृति की दीर्घकालिक रिकवरी के लिए पुनरुत्थान संबंधी बाध्यकारी लक्ष्यों को पूरा करना।
इसका लक्ष्य 2030 तक यूरोपीय संघ के कम से कम 30% भूमि और समुद्री क्षेत्रों को रिकवर करना, साथ ही अंततः पुनर्स्थापन की आवश्यकता वाले सभी परिस्थितिकी तंत्रों को 2010 तक रिकवर करना। लक्ष्य क्या है? 2030 तक कम से कम 20% भूमि को, समुद्री क्षेत्रों को रिकवर करना है और अत्यंत ही पुनर्स्थापना की आवश्यकता वाले सभी परिस्थितिक तंत्रों को 2050 तक रिकवर भी करना है। फोकस क्षेत्र है इसमें आर्द्र भूमि, वन, घास के मैदान इत्यादि आदि मौजूदा कानून संबंधी परागण करने वाले कीट, वन, पारिस्थितिक तंत्र आदि को शामिल किया गया है। फिर हम इस योजना को यूरोपीय संघ के देशों की राष्ट्रीय पुनर्स्थापना योजना के माध्यम से लागू किया जाएगा। चिनाब रेल ब्रिज की बात करें तो जम्मू कश्मीर रियासी जिले नवनिर्मित चिनाब रेल ब्रिज पर ट्रेन का पहला ट्रायल शुरू किया गया है। उधमपुर से श्रीनगर से बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला। चिनाब रेल ब्रिज की बात करें तो ये ब्रिज आर्क ब्रिज को, ये आर्क से जैसा है। यह ब्रिज चिनाब नदी से 359 मीटर लगभग 109 फीट ऊपर बनाए गए। यह पेरिस के एफिल टावर से 35 मीटर भी ऊंचा है। इसे 260 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज गति वाली हवा या फिर अत्यधिक तापमान, भूकंप आदि से सहने लायक बनाए गए। बात करें अगर चिनाब नदी की, ये चंद्रभागा भी इसको बोलते हैं। इसका नाम चंद्रभागा भी है। क्यों? क्योंकि इसका नाम चंद्रभागा क्यों पड़ा है? क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लाहौल स्पीति से जो चंद्रा और भागा, ये दो नदियां मिलकर बनता है, इसलिए इसका नाम है चंद्रभागा। इसका नाम चिनाब भी है। ये दक्षिण पश्चिम में, पश्चिम दिशा में ये ऐसे बहती है, दक्षिण पश्चिम दिशा में। इससे अगर देखना इस पिक्चर से आपको ध्यान रहे कि ये दक्षिण है आपका और ये आपका पश्चिम है, तो ऐसे बहती है। पाकिस्तान में प्रवेश भी करती है ये, और इसके अफवाह मार्ग में झेलम, रावी और अंततः ये सतलज नदी में इसमें मिल जाता है। जैविक खतरे बात करें, बायोलॉजिकल हजार्ड्स की बात करें अगर, तो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ILC ने कार्य स्तर पर जैविक खतरों को अंतर्राष्ट्रीय विनिमय की दिशा में पहला कदम उठाया। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सदस्य देशों की वार्षिक बैठक हुई। वार्षिक बैठक हुई तो क्या हुआ? इसमें जैविक खतरे, बायो हजार्ड के बारे में बात की गई है। क्या है? अच्छा सॉरी, जैविक खतरे या फिर बायो हजार्ड्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। जैविक मूल के होते हैं ये। ओके, जैविक वाहकों द्वारा संचालित होते हैं। जैविक वाहकों में रोगजनक सूक्ष्म जीव जैसे वायरस, बैक्टीरिया, कवक इत्यादि विषाक्त पदार्थ और बायोएक्टिव पदार्थ शामिल है। स्वास्थ्य देखभाल, कृषि और प्रयोगशाला में काम करने वाले लोगों को बायो हजार्ड से सबसे अधिक बायो हजार्ड के जोखिम को बढ़ावा देने वाले उत्तरदायी कारक है वायुमंडल और मौसम की स्थिति में बदलाव। गर्मी से संबंधित जोखिम रोकथाम में दवाओं में अत्यधिक उपयोग, बायो से बचाव के लिए उठाए गए कदम, ILO कन्वेंशन 155 और 187 कन्वेंशन जो है। भारत में उपजीविका, जन सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदर्शन संहिता 2020। बात करें तो 5G इंटेलिजेंट विलेज, पहले यहीं पे ध्यान देखना है। 5G इंटेलिजेंट विलेज और क्वांटम एनक्रिप्शन एल्गोरिदम। तो 5G इंटेलिजेंट विलेज ये क्या है? तो इस पहल का उद्देश्य कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य, शासन और संधारणीय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जुड़ी समस्याओं को दूर। ये पहल है। ये ग्रामीण समुदाय को उत्थान के लिए 5G प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग करके न्याय संगत तकनीकी प्रगति की तत्काल आवश्यकता का समाधान करती है। उत्थान करना है ना ग्रामीण समुदायों की, तो इसके लिए। अब फिर इसमें क्या है आपका क्वांटम एप्लीकेशन एल्गोरिथम, ये क्या है? तो उसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं कि मीनिंग्स क्या है। क्वांटम एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, इसका उद्देश्य भारत के विशिष्ट या भारत विशिष्ट क्यों ये विकसित करना। यह एल्गोरिदम क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांतों का लाभ उठाकर डिजिटल संचार चैनलों को सुरक्षित करने के लिए एक अत्याधुनिक तरीका उपलब्ध कराएगा। 5G इंटेलिजेंस क्वांटम, ठीक है। एक और है ये न्यूज, इसको भी देख लेते हैं। श्री लक्ष्मण शतपथी 1966 से लेकर 1916 से लेकर 2001। ध्यान रखना ये कि सोनपुर रियासत जो था वो
उड़ीसा में था, सोनपुर रियासत। सोनपुर प्रजामंडल आंदोलन के अग्रणी नेता में से एक थे यही जो सोनपुर प्रजामंडल आंदोलन था, उसमें अग्रणी नेता थे। गांधी जी के सहयोग असहयोग के आह्वान से प्रेरित होकर इन्होंने और इनके भाई राम सतपति ने सोनपुर रियासत की संस्कृति के खिलाफ आवाज उठाई थी। इन्होंने भूमिगत गतिविधि शुरू की थी। घर छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान गंभीर रूप से किया गया था। इन्होंने अन्य प्रजामंडल नेताओं के साथ मिलकर सोनपुर के उड़ीसा में विलय 1948 में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यहाँ से क्वेश्चन के बारे में पता होता है। एथिक्स क्वेश्चन एथिक्स के साथ स्क्वायर कर सकते हैं साहस, दृढ़ संकल्प और नेतृत्व। तो ये कंप्लीट होता है इसके बाद। तो थैंक यू, धन्यवाद।